हेलो साथियों, मैं राघवेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। साथियों, आज हम लोग मध्यकालीन भारत की आज हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोग मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ चुके हैं, जो अरबी था। उसके बाद तुर्की के बारे में पढ़ चुके हैं। कौन था तुर्की? कौन था? महमूद गजनवी। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे गौर शासन यानी मोहम्मद गौरी के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो भी अटैक हुए हैं भारत पर वो सिर्फ धन दौलत लूटने के लिए, लेकिन जो मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था उसमें उसने साम्राज्य भी बढ़ाया था। सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जो कि अरबी था। ये सफल आक्रमण हुआ था। इससे पहले भी आक्रमण हुए थे, लेकिन यह एक सफल आक्रमण था। ठीक है, कब हुआ था? 712 ईस्वी में। कब किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। इसके बाद 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने किया था, जो कि एक तुर्की था। इससे पहले इसके पिता सुबुक्तगीन ने भी आक्रमण किए थे। ठीक है, लेकिन इन लोगों का काम था सिर्फ धन दौलत को लूटना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। इसके बाद कौन आता है? मोहम्मद गौरी। इसको घोड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वहाँ पे गजनी में घोड़ी भी कहते हैं। ये एक ऐसा शासक था, इसने साम्राज्य भी स्थापित किया था यहाँ पे। इसका मकसद धन दौलत लूटना नहीं बल्कि साम्राज्य स्थापित करना भी था। ठीक है, 1173 से 1206 तक ये चला। ये गजनी और ये है गौर प्रदेश। गजनी के पास ही में एक गौर प्रदेश है। तो जब ये पास में है तो इनमें कट्टर दुश्मनी थी। कट्टर क्या थी? दुश्मनी थी। जब 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई तो गौर शासन धीरे धीरे, ये गौर प्रदेश धीरे धीरे पनपने लगा। इसमें दो भाई थे, गौरी और घियत। गौरी और घियत ये दो भाई थे। ये दोनों भाई एक दूसरे के सहयोग से अपने शासन को बढ़ाने लगे और गजनी की शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगी। जब किसी राज्य की शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगती हैं तो बाहरी आक्रमण होने की आशंका बढ़ जाती है। ठीक है, इसी तरह से गजनी के पास एक गौर साम्राज्य था। ठीक है, 1173 में से 1206 ईस्वी तक मोहम्मद गौरी का शासन रहा था। ये दो भाई थे, गौरी और घियत। ठीक है, 1173 में गजनी की गद्दी पर बैठा था। गजनी की गद्दी पर कौन बैठा था? मोहम्मद गौरी। कब? 1173 को। प्रारंभिक नाम इसका था शिहाबुद्दीन, यानी इसके पहले नाम, ये राजा बनने से पहले इसका नाम शिहाबुद्दीन महमूद या इसको मुइजुद्दीन बिन शाम भी कहते थे। मुइजुद्दीन बिन शाम भी कहते थे। इसका प्रथम आक्रमण भारत पर था 1175 ईस्वी में। मुल्तान को इसने जीता था। मुल्तान पर इसने आक्रमण किया था। उस समय सिया वंश के कर्मातियों का शासन था। कहाँ पे? मुल्तान में। किस वंश का? सिया वंश के कर्मातियों का शासन था और इसने जीत लिया था। 1178 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया था। माउंट आबू युद्ध के नाम से उसको जानते हैं और यह इसकी प्रथम पराजय थी और यह हार गया था और जान बचा करके भाग गया था। उस समय भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने इसको हराया था। उस समय गुजरात में शासन कौन कर रहा था? मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय। ठीक है, और यह मोहम्मद गौरी का ये प्रथम युद्ध था जिसमें यह हार गया था। ठीक है, और इसको जान बचाकर भागना पड़ा, लेकिन इसकी आदत थी पलट के वापस वार करना। 1179 में इसने पेशावर को जीत लिया था। 1185 में इसने सियालकोट को भी जीत लिया था। ठीक है, 1186 में संपूर्ण पंजाब को जीत लिया और गजनी का राजवंश समाप्त कर दिया। जो गजनी का राजवंश पहले था वो समाप्त कर दिया और पूरी की पूरी गजनी इसके अंडर में हो गई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1186 में। इसमें इम्पॉर्टेंट है 1178, जिसमें गजनी की प्रथम बार हार हुई थी।
सबसे पहली हार गजनी की यहीं पे हुई थी और इसको जान बचा करके भागना पड़ा। भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने इसको हराया था। ठीक है, इस युद्ध को माउंट आबू युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 1189 की। 1189 की इसने भटिंडा पर अधिकार कर लिया था। भटिंडा पर युद्ध किया और उस पर अधिकार कर लिया। भटिंडा भी आगे आपको याद होगा, भटिंडा के शासक अल्तुनिया से किसने निकाह किया था? रजिया ने। 1191 में, इसके बाद 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है जिसमें गौरी हार जाता है। ये द्वितीय युद्ध है जिसमें गौरी हार जाता है। और किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है, इसमें तो गौरी की हार होती है, गौरी हार जाता है और वापस चला जाता है। लेकिन जस्ट नेक्स्ट ईयर फिर इसने आक्रमण किया। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, क्योंकि उसमें कहा जाता है कि जयचंद ने उसका साथ दिया था। कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद ने भी मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, लेकिन ये किसी के सगे नहीं होते हैं। 1194 में चंदावर का युद्ध, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था कन्नौज में। कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद इसमें हार गए थे। ये इनको सज़ा दी थी उसने अपना साथ देने की। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के साथ इन्होंने धोखा किया था और साथ किसका दिया था? गौरी का साथ दिया था। 1192 में इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी इसका साथ दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना करता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। ठीक है, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। कौन से? कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद के साथ, जिसमें जयचंद की भी पराजय होती है। इसमें काफ़ी लंबी कहानी है, ये लव स्टोरी भी है, प्रेम कहानी है ये पृथ्वीराज चौहान की, आप लोगों ने सुनी होगी, संयोगिता की। ठीक है, गौरी के शासन में जो सिक्के चलते थे उसमें एक तरफ माँ लक्ष्मी की मूर्ति थी, प्रतिमा बनी हुई थी, और दूसरी ओर कलमा खुदा हुआ था अरबी में। ठीक है, सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी जी की मूर्ति और दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ था, किसमें? अरबी में। ठीक है, इक्ता प्रथा भी प्रथम बार, इक्ता प्रथा किसने चलाई थी? मोहम्मद गौरी ने। कौन सी प्रथा? इक्ता प्रथा सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने चलाई थी। 1192 ने, ये देखो, 1192 में ऐबक ने साथ दिया था। कौन से युद्ध में? तराइन के द्वितीय युद्ध में। किसने साथ दिया था? ऐबक ने। ठीक है, आप लोग साथ साथ में लिखा करिए। ठीक है, नहीं लिखते हैं तो ध्यान से एक बार इस पूरी वीडियो को देखिएगा, पूरी वीडियो को एक बार ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद पुश कर करके बार बार लिखने का प्रयास करिए। जब एक बार अपने आप से सुन लेंगे तो अपने आप से लिखने का भी प्रयास करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा आपको। ठीक है, 1192 में ऐबक ने साथ दिया था किसका? तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी का। 1202 में बिहार विजय हुई थी। बिहार विजय कब हुआ था? 1202 में बिहार विजय मोहम्मद गौरी ने किया था और नालंदा और विक्रमशिला को तहस नहस कर दिया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला, यह यूनिवर्सिटी हैं, कहाँ पे? ये थी बिहार में, इसको तहस नहस कर दिया था। कहा जाता है कई दिनों तक इस यूनिवर्सिटी की किताबें जलती रही थी। 1205 में बंगाल का विजय हुआ था, बंगाल विजय की थी किसने? मोहम्मद गौरी ने 1205 में, और 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, किसकी मृत्यु हो जाती है? मोहम्मद गौरी की। इसकी कोई संतान न होने के कारण इसके 3 दास होते हैं जो अपना साम्राज्य बांट लेते हैं। चलिए देखते हैं, शासन बांट लेते हैं कौन? इसके 3 ये दास होते हैं, मतलब गुलाम होते हैं। एक का नाम होता है याल्दोज को गजनी दे दिया जाता है, और कुबाचा ने सिंध और मुल्तान को ले लिया था। कुबाचा ने सिंध और मुल्तान को ले लिया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की गद्दी दे दी गई थी। ठीक है, भारत की गद्दी दे दी गई थी, और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। उसमें गुलाम वंश का संस्थापक इसी को माना जाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश गुलाम वंश है। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
ठीक है, आप लोग या तो इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, यहीं से स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत। क्या स्टार्ट होता है? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हैं। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हैं। पहला है गुलाम वंश, इसके बाद खिलजी वंश, इसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। इसके बाद जब लोधी वंश ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग मुग़ल शासक मुग़लों पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत लगभग 332 साल तक चलता है। 1206 से लगभग 1526 तक चलता है। इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। हम लोग पढ़ चुके थे गौरी के बारे में। गौरी की मृत्यु 1206 में हो गई थी। तब उसका साम्राज्य, उसके कोई संतान न होने के कारण उसका साम्राज्य उसके 3 दासों में, 3 गुलामों में बढ़ जाता है, याल्दोस, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय प्रदेश दे दिया जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय प्रदेश दे दिया जाता है, लेकिन यह सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता है। यह सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता है, मलिक और सिपहसालार की उपाधि से ही अपने आप को संतुष्ट कर लेता है। ठीक है, और इसको 1208 में इसको गियासुद्दीन महमूद ने इसको दास्ता से मुक्ति पत्र दे दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मुग़ल वंश की स्थापना करता है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश है गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश की स्थापना करता है। कुतुबुद्दीन 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन करता है। यह एक तुर्की शब्द है। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चांद का देवता। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ है चांद का देवता। ठीक है, वह 1206 में भारतीय प्रदेश का शासक बनता है। कब बनता है? 1206 में भारतीय प्रदेश का शासक बन जाता है। इसके दो और दास होते हैं गौरी के, एक कुबाचा और याल्दोस। उनके अलग अलग प्रदेश दे दिए जाते हैं। बचपन में निसापुर के काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ फूफी ने इसे दास रूप में खरीद लिया था। पहले गुलामों को बाज़ार में बेच दिया जाता था, कोई न कोई उनको खरीद लेता था। ठीक है, तो इसको निसापुर के काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ फूफी ने इसको दास के रूप में खरीद लिया था। ठीक है, और 1208 में इसको गियासुद्दीन महमूद ने इसको दास्ता से मुक्ति पत्र दे दिया था और यह गुलाम से आज़ाद हो गया, ये गुलामी से आज़ाद हो गया। ठीक है, सुल्तान की उपाधि इसने कभी धारण नहीं की। ठीक है, इसने 4 साल तो शासन ही किया, 4 साल के बाद मर गया। सुल्तान की उपाधि इसने कभी धारण नहीं की। अपने आप को मलिक और सिपहसालार की पदवियों से ही संतुष्ट रखा। ठीक है, मलिक और सिपहसालार की पदवियों से ही इसने अपने आप को संतुष्ट रखा था। अपनी उदारता के कारण, ये इतना उदार था, यह दान करता रहता था, लाखों का दान देने वाला था। ये अपनी उदारता के कारण या अधिक पैसे, अधिक रुपए, अधिक धन दौलत लुटाने के कारण इसको लाख बख्श भी कहा जाने लगा। लाख बख्श मीन्स होता है लाखों का दान देने वाला। ठीक है, लाखों का दान देने वाला। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? लाहौर। दिल्ली से इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। ठीक है, ऐबक की वास्तुकला में बहुत ज़्यादा रुचि थी, बनवाने में इसको वास्तुकला में बहुत ज़्यादा रुचि थी। इसने दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण करवाया। दिल्ली में कुबत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, दिल्ली में ही किला ए राय पिथौरा नामक नगर बनाया जो दिल्ली के 7 नगरों में से प्रथम माना जाता था। ठीक है, कौन सा? किला ए राय पिथौरा जो दिल्ली के 7 नगरों में से प्रथम माना जाता था। ठीक है, उसने प्रसिद्ध सूफी संत, किसने? ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में या के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है, और यह कुतुब मीनार इल्तुतमिश जो इसका दामाद भी है ऐबक का और गुलाम भी था, इल्तुतमिश के काल में जाकर के पूरी हुई थी। ठीक है, कहा जाता है कि कुतुब मीनार की एक ही मीनार इसने बनवाई थी, तब तक इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। अभी गुलाम वंश चलेगा। ठीक है, अभी गुलाम वंश चलेगा। ये तो सिर्फ कुतुबुद्दीन का था 1206 से 1210 में। गुलाम वंश में लगभग 11 शासक शासन करते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, फिर इल्तुतमिश हो गया, रजिया सुल्तान हो गई, रजिया हो गई। ठीक है, तो इस तरह से 11 शासक लगभग गुलाम वंश में शासन करते हैं। उसके बाद खिलजी वंश में पहुंच जाते हैं। ठीक है, खिलजी वंश में भी कई शासक शासन करते हैं। उसके बाद तुगलक वंश में पहुंचते हैं, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाता है। 332 वर्ष पूरे हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुग़ल वंश। ठीक है, मुग़ल वंश के बाद ही लगभग मध्यकालीन भारत ख़त्म हो जाता है। लगभग ये 15 से 20 वीडियो में ये कवर हो जाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट में जा कर के ज़रूर बताइए। और साथियों, सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए, इस समय सबसे बड़ी महामारी चल रही है कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 में आप सभी लोग अपने घर पर रहिएगा, खुद भी सुरक्षित रहिए और घर वालों को भी सुरक्षित रखिएगा। कहीं बाहर बिल्कुल ना निकलें, बाहर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी निकलें। ठीक है, आप सुरक्षित हैं तो आपका भविष्य भी सुरक्षित है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।